हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम इसकी यूनिट 2 को, दैट इज मनी बैंकिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज की यूनिट 2 के कुछ टॉपिक्स हैं वो कवर करने वाले हैं। कुछ क्या मतलब पूरे टॉपिक्स कवर करेंगे इस कंप्लीट यूनिट को। तो देख लो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। यहाँ पे हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की जो भी थ्योरी है वो सारे डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ मनी और मॉनेटरी पॉलिसी। देखो ये वन लाइनर है, रिविजन सीरीज है, तो हम क्विकली अंडरस्टैंड करेंगे इनके अंदर के सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन। तो सबसे पहले आते हैं मनी की वैल्यू क्या है। देखो वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। हम कहेंगे कि ये 100 रुपए, तो इसकी वैल्यू तुम कैसे बताओगे कि इसकी क्या वैल्यू है। तुम कहोगे 100 रुपए में 100 लिखा है तो 100 वैल्यू है। नो, हम इसकी वैल्यू को डायरेक्टली नहीं बता सकते। इसकी वैल्यू को बताने के लिए हमें क्या करना होगा, ये बताना होगा कि ये जो मनी है, ये जो 100 रुपए है, उससे हम कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था, लोग कहते नहीं कि पुराने जमाने में 100 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी, आज के जमाने में कुछ नहीं है। तो ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं भाई कि पहले वैल्यू होती थी आज वैल्यू नहीं है। क्यों भाई, 100 तो कल भी था आज भी है। वैल्यू का यहाँ पे सेंस बता रहे हैं कि उसकी जो पावर थी परचेजिंग, वो क्या थी। बेसिकली तुम उससे पहले कितना खरीद पाते थे और आज कितना खरीद रहे हो, इसके बेसिस पे दे आर सेइंग कि वैल्यू पहले ज़्यादा थी और आज नहीं है। जैसे कि पहले क्या होता था, 2 रुपए में समोसा जाता था और आज 10 या 12। इसका मतलब वो 2 रुपए की वैल्यू आज कहीं ना कहीं 12 के इक्वल हो गई है। मतलब कि ये कि परचेजिंग पावर जो है वो कितनी है मनी की, वो बताता है कि उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मनी रिफर्स टू द परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर क्या है मनी की, आप उससे कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हो आज के टाइम पे, इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ मनी। दैट इज द क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज दैट मनी कैन बाय। आप आज 100 रुपए से क्या क्या खरीद सकते हो सकता है आज 100 रुपए से सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल आए, जो कि उससे भी कम आएगा। बट पहले क्या होता था, 100 रुपए में 1.5 लीटर से ज्यादा पेट्रोल मिल जाता था। तो आज तुम देख रहे हो कि मनी की जो परचेजिंग पावर है, बेसिकली जो उसकी वैल्यू है, वो कहीं ना कहीं गिर चुकी है ना। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, हम कैसे बताएंगे कि मनी की क्या वैल्यू है। तो तुम यहाँ पे कैसे अंदाजा लगा रहे हो, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, मनी की परचेजिंग पावर गिर गई, तुम ये कैसे पता लगा रहे हो। तुम ये पता लगा रहे हो कि आज हम उससे कितना खरीद सकते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है चीजों के प्राइजेस पे। तो पहले प्राइस 2 रुपए का था समोसा, तो 2 रुपए के हिसाब से हम खरीद लेते थे, परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा थी वहां पे। आज 12 रुपए का वही है, उस टाइम पे सोचो 6 आ जाते हैं और आज 1 आ रहा है। इसका मतलब प्राइस के बेसिस पे हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि मनी की क्या वैल्यू हो। हम देख रहे हैं प्राइस बढ़ गए चीजों के, 2 से 12 हो गया। ठीक है, तो मनी की वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइस। प्राइस की मदद से कि प्राइस लेवल क्या है, बढ़ा है या घटा है, उसके बेसिस पे बताएंगे कि मनी की क्या वैल्यू रहेगी आज। ठीक है, इसके अलावा हम सप्लाई के बेसिस पे भी बताते हैं। कैसे बताते हैं वो देख लेते हैं। देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, द वैल्यू ऑफ मनी राइजेस व्हेन प्राइस फॉल एंड फॉल व्हेन प्राइस राइज। ये बेटा बात बिल्कुल सही कही गई है, इसको अच्छे से समझो। बोल रहा है कि जो मनी की वैल्यू है वो बढ़ती है, ठीक है, कब, जब प्राइस फॉल होते हैं। भाई जब प्राइस फॉल होंगे मतलब चीजें सस्ती हो जाएंगी, तो तुम ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद लोगे कि नहीं खरीद लोगे, खरीद लेंगे। जैसे मान लो कि पहले क्या था, 100 रुपए का एक बर्गर मिलता था, ठीक है, 100 का एक बर्गर आता था। अब प्राइस कम हो गया, प्राइस फॉल हो गया, अब 50 का आ रहा है। तो अब हम क्या है, पहले एक लेते थे, एक क्वांटिटी खरीद रहे थे, अब हम 2 क्वांटिटी खरीद सकते हैं। इसका मतलब प्राइस जो है वो जैसे ही फॉल हुआ वैसे ही मनी की परचेजिंग पावर क्या है, बढ़ गई, मतलब वैल्यू बढ़ गई। अब हम उससे ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं। क्लियर। सेम अगर प्राइस बढ़ जाए तो मनी की वैल्यू फॉल होगी। अपोजिट बता रहा है, बोला अगर प्राइस घट जाए तो मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी, हमने देख लिया। और दूसरा बोल रहा है कि वही बात अगर अपोजिट कर दो कि अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो चीजें महंगी हो जाएंगी तो मनी की वैल्यू गिर जाएगी। तो बात सही है, प्राइस बढ़ जाएगा, मान लो बर्गर का प्राइस फिर से 100 रुपए हो गया, तो अब तुम बस एक ही खरीद पाओगे। मनी की वैल्यू पहले क्या थी, परचेजिंग पावर 2 खरीदने की थी, अब 1 हो गई। तो ये बात सही, हम प्राइस के टर्म में बताते हैं कि मनी की वैल्यू क्या है। नेक्स्ट इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी कहती है एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मनी। मैंने दूसरी चीज बताई ना कि सप्लाई के बेसिस पे भी हम मनी की वैल्यू को बताते हैं। वो कैसे बताते हैं, वो बताते हैं जो हमें क्वांटिटी थ्योरी कह रहा है कि अगर मनी की सप्लाई बढ़ जाए तो मनी की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। कैसे, देखो, जब मनी की सप्लाई बढ़ जाए मतलब सबके पास पैसा आ जाएगा कंट्री में, मान लो सबके पास पैसा है,
तो लोग क्या करेंगे, डिमांड करना करेंगे, बहुत ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर देंगे, जिससे सप्लायर क्या करेंगे, देखेंगे भाई इतनी सारी डिमांड हो रही है, सप्लाई तो उस बराबर है नहीं, क्या करो प्राइस को बढ़ा दो। और क्या होगा, जब प्राइस बढ़ जाएंगे, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो तुम उसी 100 रुपए से या जो भी पैसे हैं उससे आप कम क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदोगे। तो तुमने देखा ना कि जैसे सप्लाई बढ़ती है वैसे ही वैल्यू ऑफ मनी गिर जाती है, और जैसे ही सप्लाई गिर जाती है, कम लोगों के पास पैसा है, कम डिमांड हो रही है, सप्लाई ज़्यादा है, प्राइस गिरेंगे, लोगों की मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो दोनों चीज़ें बेटा आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ मूविंग टूवर्ड अप्रोचेस, ये है कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच। वैल्यू ऑफ मनी को लेके काफी लोगों ने अपनी अप्रोचेस दी हैं, वो हम देखने वाले हैं कि मनी को हम कैसे मेजर करेंगे। तो कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच कहती है, कैश ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, बाइंग एंड सेलिंग, है ना। कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच कहती है द वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स व्हेन मोर मनी इज यूज्ड इन ट्रांजैक्शन। अगर आप ज्यादा पैसा यूज करेंगे ट्रांजैक्शन में, मतलब बेचने खरीदने में, जब आप बहुत ज्यादा कैश इन्वॉल्व करोगे, पैसा यूज करोगे, तो उससे क्या होगा, मनी की वैल्यू गिर जाएगी। मतलब यार जब ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहा है इसका मतलब डिमांड ज्यादा हो रही है, लोग ज्यादा चीजें खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। जब ज्यादा चीजें खरीदने की डिमांड आएंगी तो सप्लायर्स क्या करेंगे, प्राइसेस को बढ़ा देंगे, ठीक है भाई, इतनी सप्लाई चाहिए सबको हम ज्यादा से ज्यादा दे पाए, तो हम प्राइसेस बढ़ा देंगे, और जब प्राइसेस बढ़ जाएंगी, चीजें महंगी हो जाएंगी, तो मनी की वैल्यू क्या है, फॉल हो जाएगी। तो कैश ट्रांजैक्शन थ्योरी कहती है कि जब तुम ज्यादा से ज्यादा लोग अपना कैश को यूज करने लग जाएंगे चीजों को खरीदने में, लेने में, देने में, तो उससे क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई तो कम रहेगी ही रहेगी, जिससे क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा और मनी की वैल्यू गिर जाएगी। तो यही चीज कही और बोला है कि उसका अपोजिट भी होगा, बढ़ जाएगी कब, जब मनी कम यूज करेंगे लोग, पैसा नहीं ज्यादा ट्रांजैक्शन में यूज करेंगे, रखे रहेंगे, डिमांड कम करेंगे, सप्लाई है, डिमांड कम है, प्राइस गिरेंगे और मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। ये कॉन्सेप्ट बस तुम्हें अपने दिमाग में रखना है कि प्राइस के साथ क्या कनेक्शन है, कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है। अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ गई ना, तुम सारे कॉन्सेप्ट को आराम से समझ सकते हो। अगर अभी भी तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, वीडियो को दोबारा देखना, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट इज कैश बैलेंस अप्रोच। कैश बैलेंस अप्रोच कहता है कि वैल्यू ऑफ मनी राइज व्हेन पीपल होल्ड मोर कैश एंड फॉल व्हेन दे होल्ड लेस कैश। होल्डिंग कैश मतलब अपने पास कैश को रखना, खर्च नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे, कैश को अपने पास होल्ड करके रखे, डिपॉजिट के फॉर्म में कैसे भी। तो बोल रहा अगर लोग अपने पैसे को होल्ड करके रख रहे हैं, मतलब अपने पास रख रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी कि भाई फ्लो में ही पैसा नहीं आ रहा है, लोग डिमांड भी कम कर रहे हैं, ठीक है, सप्लाई है, डिमांड कम कर रहे हैं, सप्लायर्स अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस गिरा देंगे और मनी की वैल्यू क्या है, बढ़ जाएगी। भाई अब तुम कम प्राइसेस में ज्यादा से ज्यादा सामान ले पाओगे। वैसे ही अगर वो लेस कैश होल्ड करेंगे, लेस कैश होल्ड कर इसका मतलब पैसा खर्च करना चाह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई के हिसाब से डिमांड ज्यादा है, प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएंगे, तो मनी की वैल्यू गिर जाएगी। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट इज रियल बैलेंस अप्रोच। रियल बैलेंस अप्रोच क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रियल बैलेंस अप्रोच द वैल्यू ऑफ मनी राइज, वैल्यू ऑफ मनी राइज मतलब मनी की वैल्यू बढ़ेगी कब, when the purchasing power of cash balances increase and fall when it decrease। मतलब कैश बैलेंस, जो तुम्हारे पास पैसे रखे हुए हैं, जो तुम्हारे पास कैश बैलेंस है, अगर तुम्हारे पास कैश बैलेंस जो है, ठीक है, वो क्या है, इंक्रीज हो जाए, मतलब तुम ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने पास होल्ड करके रखो, ज्यादा से ज्यादा कैश का पैसा तुम्हारे पास रहे, उससे क्या होगा, मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, ठीक है। तो जब डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, प्राइस जो है ऑटोमेटिकली गिरेंगे और आप कम प्राइस में ज्यादा ज्यादा खरीद लोगे। और फॉल हो जाएगी जब लोग अपने पास ज्यादा कैश बैलेंस नहीं रखेंगे एंड दे विल ट्राई टू give it। Next is income expenditure theory। According to income expenditure theory, the value of money fall when expenditure grow faster। expenditure मतलब लोग खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, तो जब ज़्यादा खर्चा करेंगे, पैसा देने को तैयार रहेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो क्या होगा, सप्लाई प्राइस बढ़ा देंगे, जिससे मनी की वैल्यू तुम्हारी गिर जाएगी। और बढ़ जाएगी मनी की वैल्यू अगर तुम्हारी इनकम बहुत तेज़ी से बढ़े, ना कि एक्सपेंडिचर। मतलब तुम खर्चे कम कर रहे हो, इनकम तुम्हारे पास ज्यादा, तुम पैसा सेव कर रहे हो मान लो, और खर्चे कम कर रहे हो तो डिमांड कम कर रहे हो, जिससे क्या होगा, डिमांड कम हो रही है तो सप्लाई प्राइस गिराना चाहेंगे ताकि लोगों को अट्रैक्ट करें, और इससे मनी की वैल्यू क्या है, तुम्हारी बढ़ जाएगी। और ये ऑटोमेटिकली तुम्हें अपनी कंट्री में देखने को मिलता ही है, ये चीज़ें होती हैं रियल लाइफ में कि जब लोग डिमांड कम करते हैं तो
हम देखते हैं कि चीज़ें और सस्ती होने लग गई हैं। क्यों? ताकि लोगों को भाई इनकरेज किया जाए कि यार सस्ता है तो आप खरीद लो। और तो वो एक तरीका है, ठीक है। तो ये याद रखना, एक्सपेंडिचर ग्रो फास्टर देन इनकम। अगर तुम्हारी इनकम कम है, मतलब तुम कमा 100 रहे हो लेकिन खर्च तुम 120 कर रहे हो, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जो मनी की वैल्यू है वो फॉल होगी ही होगी, क्योंकि तुम एक्सपेंडिचर सब लोग ज़्यादा ज़्यादा कर रहे हैं, खर्चा ज़्यादा ज़्यादा करने को लोग तैयार है, डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और सप्लाई उतनी होगी भी नहीं। तो क्या होगा, प्राइस ऑटोमेटिकली तुम्हारा बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से तुम्हारी मनी की वैल्यू गिरेगी। चलो, ये लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी बताई ये समझाने के लिए कि मनी की वैल्यू का क्या रिलेशन है प्राइस के साथ या कैश के साथ या तुम्हारे इनकम के साथ, एक्सपेंडिचर के साथ, कि कैसे मनी की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, वो सारी अप्रोचेस में तुम्हें एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट आ रहे हैं हम वैल्यू ऑफ मनी के मेजरमेंट वाले टॉपिक पे, कि हम मनी की वैल्यू को मेजर कैसे करते हैं। देखो, मनी की वैल्यू तुम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हो। 100 रुपए की, मैं तुम्हें बोलूँ ये 100 रुपए की क्या वैल्यू, तुम बोलोगे 100 रुपए की तो 100 ही रुपए की वैल्यू है ना भाई, इस पे चेहरे पे लिखा है 100, तो 100 वैल्यू है। बट हमने अभी तक देखा कि हम मनी की वैल्यू को मेजर कर रहे थे इन टर्म ऑफ प्राइस, है ना, प्राइस से कनेक्शन जोड़ रहे थे कि प्राइस अगर चीज़ों के बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम अब कम क्वांटिटी खरीद पाएंगे सेम अमाउंट से, सेम वैल्यू ऑफ मनी इट इज 100 मान लो उससे। तो उसके टर्म में हम बता रहे थे कि आज के हिसाब से मनी की क्या वैल्यू है, और लोग कहते भी हैं पहले बहुत वैल्यू थी, आज उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसकी परचेजिंग पावर गिर गई। तो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ मनी रिफर्स टू द मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो मेजरमेंट बेसिकली वो मेथड, वो तरीके जिससे हम ये बताएंगे कि मनी की परचेजिंग पावर क्या है। इंडेक्स नंबर, देखो कंट्री में क्या होता है, हर चीज़ के प्राइजेस होते हैं और जनरल प्राइस लेवल हम देखते हैं कि बढ़ रहा है घट रहा है। जैसे हर चीज़ के दाम तुम देखते होगे एक टाइम के बाद बढ़ते हैं। जैसे पहले चीनी, मान लो एग्जांपल दे रही हूँ, 50 रुपए किलो मिलती थी, सर्फ एक्सल 20 का पैकेट आता था, मान लो, और आटा 10 रुपए आता था। आज वो सारी चीज़ें क्या है, बढ़ गई हैं। अब चीनी 60 में आने लग गई, सर्फ एक्सल 30 में आने लग गया, आटा 35 में आने लग गया, ठीक है, ऐसे होने लग गया। तो हर चीज़ों का दाम, कंट्री में हर चीज़ों का दाम क्या है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है समय के साथ साथ, जिसे हम बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। मतलब कि हर चीज़ों का, जनरली हर चीज़ों का प्राइस लेवल क्या है, इंक्रीज हो रहा है। इसके लिए स्टैटिस्टिकल टूल यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए कि कंट्री में सब चीज़ों का दाम कितनी तेजी से, कितनी गति से बढ़ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर बेसिकली मेजर करता है चेंज इन जनरल प्राइस लेवल, कि कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उनके जनरल प्राइस लेवल में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम इस टूल की मदद से मेजर करते हैं। एंड हेल्प डिटरमाइन वेदर द वैल्यू ऑफ मनी हैज इंक्रीज और डिक्रीज, जिससे हम ये पता लगा लेते हैं कि अगर प्राइसेस बढ़े हैं तो मनी की वैल्यू कम हुई होगी, घटे हैं तो मनी की वैल्यू इंक्रीज हुई होगी। तो हम उसके मदद से मनी की वैल्यू में क्या अंतर आ रहा है वो समझ जाते हैं। तो अगर प्राइस लेवल बढ़ रहा होगा, तुम्हें भी बताया मैंने बार बार, अगर प्राइस लेवल बढ़ रहे हैं, चीज़ों की महंगाई बढ़ रही है, तो अब तुम उतना ज़्यादा चीज़ नहीं खरीद पाओगे सेम रुपए से, तो मनी की वैल्यू गिरेगी। और अगर प्राइस लेवल गिर रहा है तो मनी की वैल्यू बढ़ेगी। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, ये जो इंडेक्स है ये दो टाइप के हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है और एक होलसेल प्राइस इंडेक्स है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली मेजर करता है चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज कॉमनली परचेज बाय कंज्यूमर। वो गुड एंड सर्विसेज जो हम कंज्यूमर लेते हैं, ठीक है, उनके प्राइजेस में, उनके प्राइस लेवल में कितना चेंज आया है, इसको कंज्यूमर इंडेक्स क्या करता है, मेजर करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर करेगा। जैसे कि कंट्री में पता लगाना होता है सरकार को, जो अमूमन चीज़ें नागरिक खरीद रहे हैं अपने कंजम्पशन के लिए, क्या उनमें दामों में कितनी बढ़ोतरी हुई है आने वाले समय में, तो उसको मेजर करने के लिए हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज़ करते हैं, इस टूल को। नेक्स्ट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब जो होलसेलर हैं, जो फैक्ट्री से बल्क में माल खरीद रहे हैं, जो वो सामान खरीद रहे हैं, क्या उसमें इंक्रीमेंट आया, उनके प्राइस लेवल बढ़े हैं। जैसे मान लो पहले होलसेलर खुले में जब पेन खरीदता था तो उसको 10,000 पेन मान लो 10,000 पेन मान लो 7,000 में मिल जाते थे, और अब वही 10,000 पेन उसको जब वो खुले में ले रहा है तो उसको 8,000 का मिलने लग गया। तो हमें देखना पड़ रहा है कि जनरल प्राइस लेवल जो है तुम्हारा होलसेल प्राइसेस में वो कितना बढ़ा है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 1,000 से बढ़ गया। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इसी चीज को मेजर करता है, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एट होलसेल लेवल, क्योंकि अगर होलसेल लेवल में चीजें बढ़ेंगी तो होलसेलर रिटेलर को महंगा देगा और रिटेलर ऑटोमेटिकली
कंज्यूमर को महंगा देगा, तो प्राइस जो है वो हमें इम्पैक्ट देखने को अंत तक मिलने वाला है बढ़ने का। वाई डू वी यूज इंडेक्स नंबर? हम इंडेक्स नंबर क्यों यूज करते हैं? बिकॉज द वैल्यू ऑफ मनी कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली। भाई मनी का वैल्यू डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। 100 रुपये है। अब 100 की अगर हमें वैल्यू बतानी है, इसकी परचेजिंग पावर क्या है, तो हमें देखना होगा कि आज प्राइस बढ़े हैं या घटे हैं। ये इससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि अगर प्राइस बढ़ गए हैं, चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो आज 100 रुपये में उतनी चीज़ें हम नहीं खरीद सकते, और अगर गिर गई हैं तो आज हम 100 रुपये में उससे ज़्यादा चीज़ें खरीद लेंगे। तो इनडायरेक्टली हम इसको मेजर करते हैं प्राइस में कितना चेंज आया उसकी मदद से। तो इंडेक्स प्राइस नंबर हमें बताएगा कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। इंडेक्स प्राइस का मतलब ही यही है, हमें बताना कि कंट्री में जो जनरल प्राइस लेवल है वो क्या है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है। इंडेक्स नंबर हमें ये बता देगा। तो इस टूल की मदद से हमें पता चल जाएगा, मान लो अगर कि प्राइस बढ़ रहे हैं तो हम समझ जाएंगे वैल्यू गिर रही है मनी की, और अगर प्राइस गिर रहे हैं तो मनी की वैल्यू बढ़ रही है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी। Changes in the value of money affect prices, purchasing power, income, saving and overall economic activity. जो मनी की परचेजिंग पावर में बदलाव आ रहा है ना, उससे बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि उससे प्राइजेस पे इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि अगर मान लो मनी की वैल्यू जो है वो कम हो गई है, ठीक है, अब आप उतना ज़्यादा नहीं खरीद सकते हो, तो प्राइस आप समझ रहे हो कि बढ़ रहे हैं, ठीक है। परचेजिंग पावर पता चल जाती है, अगर मनी की वैल्यू कम है तो परचेजिंग पावर मतलब कम हो गई है। इनकम पे असर आता है, अब मनी की वैल्यू नहीं है तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी कमाना पड़ेगा ताकि तुम अपने खर्चे पूरे कर पाओ। सेविंग भी नहीं कर पाओगे अगर मनी की वैल्यू गिर गई है, क्योंकि आप महंगाई बढ़ गई है तो चीज़ें कम खरीद पा रहे हो, तो मतलब सब पे असर आएगा। नेक्स्ट चीज हम पढ़ने वाले इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है। देखो, इन्फ्लेशन एक कॉन्टिन्यूस राइज है जनरल प्राइस लेवल पे। अगर कंट्री में जो चीज़ों के दाम है वो हम देख रहे हैं कि साल बढ़ते ही जा रहे हैं, बहुत ही तेजी गति से बढ़ते ही जा रहे हैं। मान लो बहुत टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, हम इतना डेप्थ में नहीं जा रहे अभी, तो हम कहेंगे कि क्या है, कंट्री में महंगाई। देखो ऐसा नहीं कि हर ये कह लो कि प्राइस बढ़ने ही नहीं चाहिए, बढ़ने चाहिए, नॉर्मल पेस से बढ़े तो अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम देख रहे हो आज चीज़ 100 की थी, कल वो 120 की हो गई, फिर 150 की हो गई, फिर तुम देख रहे हो 200, 250, 300 पार करी जा रही, इसका मतलब महंगाई है, इन्फ्लेशन है। अगर कॉन्टिन्यूस जनरल प्राइस लेवल बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से मनी की वैल्यू, परचेजिंग पावर गिरती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है, तो हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, प्राइसेस बढ़ते हैं, परचेजिंग पावर ऑफ मनी गिरती है। जब प्राइस बढ़ जाएंगे तो तुम कम चीज़ें खरीदोगे तो परचेजिंग पावर गिरेगी। सेविंग डिस्करेज होती है। मान लो इनकम नहीं बढ़ रही है यार, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, पैसा बचाएंगे थोड़ी ना, खर्च करेंगे ताकि उनकी बेसिक चीज़ें ही पूरी हो पाए, है ना। और कॉस्ट ऑफ लिविंग, रहने खाने पीने का खर्चा क्या है, बढ़ता जाता है। लोग तुम कहते सुनते भी होगे कि अब तो रहने खाने का खर्चा बहुत बढ़ गया, पहले तो 300 रुपये में किराए में घर मिल जाता था, आज तो 8-10 हज़ार भी कम है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई, क्यों? क्योंकि चीज़ों के दाम बढ़ते गए, ठीक है, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होता गया तुम्हारा, दैट इज इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन क्या है, अगर लगातार प्राइस जो है वो गिरते ही जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मनी की वैल्यू, परचेजिंग पावर बढ़ रही है, मनी की परचेजिंग पावर बढ़ रही है बेसिकली, तो हम कहेंगे कि ये डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन की वजह से क्या होता है, मनी की वैल्यू बढ़ती है, क्यों? क्योंकि सस्ती हो गई ये चीज़ें, अब तुम ज़्यादा चीज़ें खरीद लोगे, बट में रिड्यूस डिमांड, लेकिन डिमांड रिड्यूस हो जाती है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार जब प्राइस गिर गया, चीज़ें सस्ती हो गई, तो डिमांड क्यों रिड्यूस हो गई? डिमांड तो बढ़ानी चाहिए, बट डिमांड यहाँ इसलिए रिड्यूस कर देते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि अब पैसे गिर ही तो रहे हैं, आने वाले टाइम में और सस्ता हो जाएगा तब ले लेंगे, तो इस चक्कर में लोग डिमांड जो है वो अपनी घटाते जाते हैं। प्रॉफिट और प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब रिड्यूस होता जाता है, क्यों? क्योंकि जब चीज़ें सस्ती होती जाएंगी लगातार तो लोगों को भी लगेगा जब और सस्ता हो जाएगा तब ले लेंगे, तो वो डिमांड कम करेंगे, तो प्रोड्यूसर सोचेंगे कि हम इतना प्रोडक्शन क्यों करें जब लोग खरीद नहीं रहे, तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्शन खत्म करेंगे, मतलब कम कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं होगी उन्हें, मतलब एम्प्लॉयज़ भी रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिमांड तो ऐसा है नहीं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रखें, तो उन्हें ले ऑफ भी करना शुरू कर देंगे। तो काफ़ी चीज़ें, मतलब डिफ्लेशन का तो बहुत बुरा प्रभाव है जो देखने को मिलता है कंट्री में। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे जिससे मनी की वैल्यू कम होगी, और डिफ्लेशन होगा तो प्राइसेस कम होंगे जिससे मनी की वैल्यू ज़्यादा होगी। वही एग्जाम्पल दिया है, अगर एक बर्गर जो है आज तुम्हें 50 रुपये का मिल रहा है, मान लो वो 70 का हो जाए अगले साल, तो मनी की वैल्यू क्या है, गिर गई, क्योंकि अब तुम 50 रुपये वो बर्गर नहीं ले पाओगे, तुम्हें 20 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे। अगर आज बर्गर 50 रुपये का है और नेक्स्ट ईयर वो गिर गया 40 का हो गया, इसका मतलब डिफ्लेशन है, मतलब
प्राइजेस जो हैं वो गिर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ गई, तो इसे कहते हैं डिफ्लेशन। तो ये चीज़ याद रखना, अगर लगातार जो है चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन और घट रहे हैं, तो डिफ्लेशन, ठीक है, ना इन्फ्लेशन अच्छा है ना डिफ्लेशन अच्छा है। एक बैलेंस होना चाहिए कंट्री में चीज़ों का, ताकि लोगों को ज़्यादा झटके ना लगे कि एकदम से प्राइजेस बढ़ गए, हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी, हम क्या करें, मैनेजेबल हो चीज़ें, एक स्टेबिलिटी हो, ये इंश्योर करना है। और इसी के लिए हमारी गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करती है। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली वो एक्शंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है ताकि वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर पाए। ये सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि अगर मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा, तो वो बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ेंगे और मनी की वैल्यू कम होगी। तो सर्कुलेशन में प्राइस ही जो मनी है ना, उसी को ही कम कर दो। अगर तुम देख रहे हो बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसे हैं, तो कैसे भी करके उनसे वो पैसे निकलवाओ, ठीक है, वो कम करो सप्लाई, जिससे डिमांड ऑटोमेटिकली नीचे गिरेगी, प्राइसेस जो है वो स्टेबल होंगे और इकोनॉमी सेटल होगी। तो ये सब चीज़ें ये करती हैं, सेंट्रल बैंक मनी की पॉलिसी यूज़ करती है ताकि वो मनी की सप्लाई, क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट, इन सबको कंट्रोल कर पाए। एक एक करके सब समझेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव है? इट रिफर्स टू इकोनॉमिक गोल एट द सेंट्रल बैंक एम टू अचीव थ्रू मॉनेटरी मेजर्स। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे कंट्री के इकोनॉमिक गोल्स हैं वो हम अचीव कर पाएँ। मॉनेटरी मेजर मतलब बहुत सारे मॉनेटरी मेथड्स के थ्रू, वो मेथड्स क्या हैं अभी हम एक्सप्लोर भी करेंगे। प्राइस स्टेबिलिटी, इसके सारे ऑब्जेक्टिव सब यहाँ पे क्लियर है। पहला है प्राइस स्टेबिलिटी, पहला है कि हमें प्राइस में स्टेबिलिटी चाहिए, मतलब कंट्री में ज़्यादा प्राइस बहुत तेज़ी से यानी कि बढ़ते जाएँ गिरते जाएँ, ऐसा ना हो, प्राइस स्टेबल रहे। तो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग एक्सेस मनी सप्लाई एंड मेंटेनिंग स्टेबल प्राइस। अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, अतः है, एक्सेस है, जिसकी वजह से लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं और क्या हो रहा है, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होगा, हमें उसको रिड्यूस करना होगा, जिससे पैसा कम लोगों के पास आए और वो कम डिमांड करे और प्राइस स्टेबल हो जाए। तो ये इंश्योर करने का काम मॉनेटरी पॉलिसी का है। अब कैसे करता है, कौन से टूल यूज करेगा, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। मॉनेटरी पॉलिसी इंश्योर करता है कि कंट्री की ग्रोथ हो अच्छे से, ठीक है, उसके लिए वो उन्हें क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट की अवेलेबिलिटी देता है। मान लो क्या है कि कंट्री में लोगों के पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से वो क्या है, डिमांड नहीं कर रहे हैं, और डिमांड नहीं कर रहे तो बिजनेस वाले कुछ बना नहीं रहे हैं और इकोनॉमी ठप होती जा रही है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक क्या करती है, वो मनी की सप्लाई को बढ़ाएगी, लोगों को लोन देगी, इन्वेस्टमेंट में पैसा देगी, जिससे क्या होगा, लोग प्रोडक्शन शुरू करेंगे, चीज़ों को खरीदना शुरू करेंगे और ऑटोमेटिकली कंट्री की ग्रोथ देखने को मिलेगी। फुल एम्प्लॉयमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी इंकरेज करती है बिजनेस एक्सपेंशन एंड इन्वेस्टमेंट विच क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मॉनेटरी पॉलिसी इंश्योर करती है कि सर्कुलेशन में मनी आए, अगर वो कम है लोगों को लोन मिले कम रेट पे, जिससे वो बिजनेस करें, प्रोडक्शन करें, ठीक है, लोगों को जॉब दें और अच्छे से कंट्री चले। नेक्स्ट इज एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प मेंटेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी बाय इन्फ्लुएंसिंग इंटरेस्ट रेट एंड कैपिटल फ्लो। एक्सचेंज रेट मतलब क्या, कि जैसे कि $1 के बदले हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। मान लो $1 के अगर हमें चाहिए तो हमें 85 रुपीज़ देने पड़ेंगे। पहले क्या था, $1 के लिए हमें 60 देने पड़ते। अब तुम देख रहे हो कि रुपीज़ की वैल्यू कैसे गिर गई डॉलर के कंपैरेटिव। आज वही डॉलर आज भी एक ही है, लेकिन हमें करेंसी अपनी ज़्यादा देनी पड़ रही है। तो ये जो रेट में जो इनस्टेबिलिटी है बहुत तेजी से, इसको स्टेबल करने का काम है कि एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे, है ना, वरना क्या होगा, हमें एस्टिमेशन में बहुत दिक्कत आएगी या इन्वेस्टर्स को फ्यूचर में बहुत दिक्कत आएगी एस्टिमेट करने में कि हमें कितना रुपए इन टर्म ऑफ डॉलर देना पड़ जाएगा आगे वाली कंट्री को, अगर हम कोई चीज़ क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी वर्क करती है, बहुत सारे तरीके यूज़ करती है, जैसे कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि अगर हमें एक्सचेंज स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, तो हम वो, जैसे डॉलर है, हम देख रहे हैं डॉलर का दाम बढ़ता ही जा रहा है मनी के कंपैरेटिव, तो हमारे पास जो रिजर्व में डॉलर रहते हैं, हम क्या करते हैं, उनकी सप्लाई को फ्लो करवा देते हैं, ठीक है, वो निकाल देते हैं कि फ्लो में जाएं, जिससे क्या होगा, डॉलर की डिमांड जो है ऑटोमेटिकली वो पूल में ज़्यादा आ जाएगी। भाई डिमांड इन द सेंस कि सप्लाई ज़्यादा आ जाएगी, सप्लाई ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि हमने अपने जो रिजर्व थे उससे भी डॉलर निकाल दिए। अब डॉलर की सप्लाई बढ़ गई और डिमांड ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से घट गई, जिससे क्या होगा, डॉलर का प्राइस नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे तरीके जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। इवन हम ये भी करते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इंटरेस्ट रेट को क्या करें,
मतलब उनको बताएं कि आप अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, जिससे क्या होगा, वो अट्रैक्ट होंगे और अपने करेंसी हमारी कंट्री में लेके आएंगे। तो फिर भी क्या होगा, डॉलर का सप्लाई बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली उसका प्राइस जो है वो नीचे आएगा। तो इसको स्टेबल कराने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है। इसी तरीके से नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करती है बाय कंट्रोलिंग एक्सेसिव इन्फ्लेशन एंड रिसेशनरी प्रेशर। जो इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, इसको कंट्रोल करने का काम भी इसी का है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम। मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प टू इंप्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय इंप्रूविंग इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड फॉरेन कैपिटल मूवमेंट। अब हमारे यहाँ ऐसा ना हो कि यार हम जो है वो एक्सपोर्ट है वो कम कर रहे हैं और इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, हमारी करेंसी तो बाहर बहुत जा रही है लेकिन दूसरों की हमारे पास बहुत कम आ रही है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट कम करें, इंपोर्ट ज़्यादा करें, है ना, मंगा ज़्यादा रहे अपना पैसा देके और बाहर वालों को एक्सपोर्ट कम करें जिससे उनकी करेंसी आ रही है, जिससे क्या होगा, हम डेफिशिट में चले जाएंगे कि पैसा आ जो है वो कम रहा है और जा ज़्यादा रहा है, तो हम डेफिशिट में आ जाएंगे। इसको मेंटेन करने का काम भी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का, ये इंश्योर करना कि इक्विलिब्रियम रहे। तो मॉनेटरी पॉलिसी हमें हेल्प करती है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या हो, मेंटेन रहे, जिससे हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन सबको इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, वो पॉलिसीज़ बनवाएं, कम से कम इंपोर्ट करें। ठीक है, इस तरीके से, या बाहर वालों को अट्रैक्ट करें, हमारे यहाँ आके इन्वेस्ट करें, तो इस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट इज सुटेबल मॉनेटरी पॉलिसी फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। अगर एक मॉनेटरी पॉलिसी हमारी कंट्री के लिए चाहिए जो हमारी कंट्री में मनी की सप्लाई को, इन सारी चीज़ों को हैंडल करे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाए, तो वो कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो देख लो। पहला है ग्रोथ ओरिएंटेड मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी हो जो एडिक्वेट क्रेडिट और मनी सप्लाई को सपोर्ट करे ताकि इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए। मतलब मनी से रिलेटेड जो पॉलिसी बनाओ वो ऐसी हो कि वो कंट्री में इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करे, वो क्रेडिट दे, ठीक है, जिससे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करें, बिजनेस करें और कंट्री की ग्रोथ देखने को मिले। नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी हो जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, बिना इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन करे। अगर तुम्हें लग रहा है बहुत महंगाई बढ़ रही है तो मॉनेटरी पॉलिसी में ये हो कि वो प्राइसेस को गिराने के लिए मनी सप्लाई इंक्रीज कर दे, जिससे क्या हो, डिमांड कम हो और प्राइसेस ऑटोमेटिकली स्टेबल होते नजर आ जाएं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी हो जो इन्वेस्टमेंट और बिजनेस एक्सपेंशन को इनकरेज करे, जिससे लोगों को ज़्यादा जॉब मिले। अब मनी पॉलिसी में हम अगर इजीली क्रेडिट अवेलेबिलिटी कर देंगे, लोगों को आराम से लोन मिलेगा कम इंटरेस्ट पे, तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कुछ करेंगे, जिससे लोगों के, बाकी लोगों को भी जॉब मिलेंगी और ग्रोथ होगी। नेक्स्ट इज क्रेडिट अवेलेबिलिटी। मॉनेटरी पॉलिसी इंश्योर करे कि लोगों को इजीली अफोर्डेबल क्रेडिट मिले, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो सोशल स्मॉल बिजनेस में हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो, ताकि कंट्री भी ये सारे एरिया डेवलप करे और हमारी इकोनॉमी ग्रो करे। तो ये सारे काम इनके हैं। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन से टूल्स हैं जो हम यूज करते हैं ताकि मनी सप्लाई, क्रेडिट, सारा खेला तो इसी का ही है ना, टूल्स का। अरे मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी मनी की सप्लाई को रेगुलेट करेगी, वो कंट्रोल करेगी इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को, एक्सचेंज रेट स्टेबल करेगी, इकोनॉमी स्टेबल करेगी, लेकिन करेगी कैसे? क्या कोई टूल्स हैं जो वो यूज करती है? तो हाँ, वो टूल्स यूज करती है। वो टूल्स कौन से हैं जो सेंट्रल बैंक यूज करता है जिससे वो मनी सप्लाई, क्रेडिट और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करे? वो देखो, तुमने पढ़े भी 11th-12th में। पहला है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? ये वो रेट होता है एट विच सेंट्रल बैंक लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर द लॉन्ग टर्म। बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक क्या करता है, पैसा उधार देता है कमर्शियल बैंक को लंबे समय के लिए। अगर कमर्शियल बैंक को पैसे चाहिए, लोन चाहिए, तो वो जा सकता है सेंट्रल बैंक के पास, और सेंट्रल बैंक क्या करेगा, उसको वो देगा लेकिन उससे कुछ ब्याज चार्ज करेगा। तो वो क्या है, वो है बैंक रेट। मान लो बैंक रेट सेंट्रल बैंक बढ़ा दे, ठीक है, जिससे क्या होगा, आप कमर्शियल बैंक को अगर पैसा लेना है सेंट्रल बैंक से तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसके लिए लोन एक्सपेंसिव हो जाएगा और मनी सप्लाई गिरेगी। अब भाई जब कमर्शियल बैंक पैसा ज़्यादा ब्याज पे बोरो करके लेके आ रहा है अपने पास, तो तुमको क्या लगता है वो तुमको सस्ते में लोन देगा जब उसने खुद महंगे पे ब्याज पे पैसा उठाया? नहीं, वो तुमसे भी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जब लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो लोग क्या करेंगे, लोन लेना कम करेंगे, जिससे मनी की सप्लाई कंट्री में कम होगी और
अगर प्राइजेस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे तो वो गिरना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट इज बैंक रेट, अगर वही रेट सेंट्रल बैंक कम कर दे तो लोन चीपर हो जाएंगे। आप कमर्शियल बैंक सस्ते पे पैसा उठा रहा है वहां से, जब वो सस्ते पे उठा रहा है तो हमें भी सस्ते पे देगा, हमें सस्ते पे देगा तो हमारे पास पैसा आएगा। और मान लो अगर डिफ्लेशन वाली सिचुएशन चल रही थी कि लोग नहीं डिमांड कर रहे थे, मंदी चल रही थी, पैसा नहीं था, फ्लो नहीं था, तो जब पैसा आएगा वही फ्लो ठीक होना शुरू हो जाएगा और प्राइस स्टेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट इज रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? ये रेट है जिसपे कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। दो अंतर है यहाँ पे, एक अंतर है यहाँ पे, वहां पे भी सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक मनी बोरो कर रहा था लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहा था, ज्यादा इंटरेस्ट पे ले रहा था। यहाँ पे उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखनी पड़ेगी गिरवी, तब ही उसको क्या है सेंट्रल बैंक क्या करेगा, पैसा देगा, लोन देगा। तो मान लो अगर रेपो रेट सेंट्रल बैंक बढ़ा दे तो बोरोइंग कॉस्ट क्या है, बढ़ जाएगी, आपको ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखनी पड़ जाएंगी अपनी वहां पे, ठीक है, जिससे क्या है मनी सप्लाई गिरेगी। अब तुम अपनी सिक्योरिटी रख के ज्यादा इंटरेस्ट पे लेके आ रहे हो पैसा, तो भाई तुम भी सामने वाले को महंगा दोगे तो मनी सप्लाई गिरेगी। और बोरो अगर रेपो रेट कम होगा तो बोरोइंग कॉस्ट कम होगी, जिससे सेंट्रल कमर्शियल बैंक भी इजिली और अफोर्डेबल रेट पे लोगों को पैसा देंगे, तो मनी की सप्लाई वहां जाएगी और मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिसपे सेंट्रल बैंक मनी बोरो करता है कमर्शियल बैंक से, वो रेपो रेट था जिसपे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से मनी बोरो कर रहा था, वो रेट। ये क्या है? रिवर्स है, मतलब रेपो रेट को रिवर्स कर दो। अब यहाँ पे कमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक पैसा मांगेगा और किसी रेट पे मांगेगा, मतलब उसको भी तो ब्याज देना पड़ेगा भाई, सेंट्रल बैंक को हम फ्री में थोड़ी ना देंगे। तो वो रेट जिसपे सेंट्रल बैंक मनी बोरो करता है कमर्शियल बैंक से, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ जाए तो बैंक डिपॉजिट मोर मनी विद आरबीआई, मनी सप्लाई फॉल। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाए, मतलब कि अगर सेंट्रल बैंक है कि मैं तुम्हें ज्यादा अच्छा खासा ब्याज दूंगा तो मुझे पैसे दे दो, तो कमर्शियल बैंक को लगेगा हाँ भाई अच्छा रेट मिल रहा है, हम अपना ज्यादा पैसा क्या है सेंट्रल बैंक को दे आते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। अब कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम हो गए है ना, वो तो वहां दे आया है तो कम हो गए, तो अब लोन भी वो कम ही दे पाएगा लोगों को, जिससे मनी की सप्लाई गिरेगी। और अपोजिट मान लो अगर रिवर्स रेपो रेट कम है, अब बैंक ज्यादा पैसा नहीं देंगे भाई सेंट्रल बैंक को, रेट ही नहीं इतना अच्छा मिल रहा है, सोचेंगे पब्लिक को दे देंगे हम, तो वो पब्लिक को ज्यादा पैसा देने लगेंगे और मनी सप्लाई कंट्री में बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो इज अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट बैंक मस्ट कीप एज कैश विद द सेंट्रल बैंक। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? ये एक ऐसा रेशियो होता है, ये एक ऐसा परसेंटेज होता है बेसिकली डिपॉजिट का, मतलब कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारा पैसा आता है ना लोगों से, उस डिपॉजिट का वो परसेंटेज जो उसको कैश के फॉर्म में सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा। सेंट्रल बैंक कहता है देखो तुम कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई ले लो, तुमसे बहुत सारे लोगों ने तुम्हारे पास पैसा जमा कराया ना पब्लिक में, तो बोलेंगे हाँ पब्लिक ने हमारे पास मान लो 10 लाख रुपए जमा कराए हैं, तो सेंट्रल बैंक कहेगा एक काम करो उसका 10% तुम यहाँ रख के जाओ हमारे पास। तो ये क्या होता है? ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। अगर मान लो यही परसेंटेज बढ़ा दिया, उसने कहा कि 12% रखना है, तो अब कमर्शियल बैंक के पास लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि अब तो ज़्यादा पैसा वो रखा है सेंट्रल बैंक के पास, क्योंकि वो रखना ही पड़ेगा, कंपलसरी होता है कैश रिजर्व, तो उसने वहाँ ज़्यादा दे दिया, तो अब उसके पास कम पड़ा, जब कम हुआ तो कम सप्लाई भी करेगा लोगों को। और वही अगर सीआरआर कम कर दे, जैसे पहले 10 से कह दे कि 5% हमारे पास रखना है, तो आप कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा डिपॉजिट के फॉर्म में, तो वो उसको लोन के फॉर्म में ज़्यादा लोगों को दे सकता है और मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट है दैट बैंक मस्ट मेंटेन इन लिक्विड एसेट। एक तो डिपॉजिट का परसेंटेज है जो तुम्हें सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, और एक डिपॉजिट का वो पार्ट जो तुम्हें खुद के पास रखना होगा, मतलब तुम दे नहीं सकते उसको, अपने पास एज अ रिजर्व रखना पड़ता है लिक्विड एसेट के फॉर्म में, मतलब इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, जो पैसा तुम्हें अपने पास रखना पड़ेगा, दे नहीं सकते हो, मतलब वो लैंड नहीं कर सकते, वो मेंटेन करना है तुम्हें अपने पास, उसे बोलते हैं एसएलआर। अगर एसएलआर रेट बढ़ा दे सेंट्रल बैंक है कि अब ज्यादा पैसा आपको अपने पास रखना है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, तो क्या है सेंट्रल बैंक अगर ये एसएलआर बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक के पास भाई वो पैसा तो उसको अपने पास रखना पड़ेगा, है ना, रेशियो बढ़ गया है, कुछ पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखाया होगा उसने सीआरआर के फॉर्म में, एसएलआर के फॉर्म में उसको अपने पास भी रखना था उस पैसे को। जैसे मान लो कि 10 लाख का डिपॉजिट आया, ठीक है, अब 10 लाख का मान लो 10%, ठीक है, 1 लाख वो रखाया कहाँ, सीआरआर के फॉर्म में सेंट्रल बैंक के पास, और उसने कह दिया कि 10% तुम्हें अपने पास भी रखना,
तो 1 लाख उसने अपने पास रख लिया, इसका मतलब बचा कितना, 8 लाख। अब 8 लाख ही वो लोन के फॉर्म में दे सकता है, ठीक है। और मान लो कि अगर सेंट्रल बैंक है कि इस 10 लाख की जगह अब तुम्हें 20% CRR करना है, मतलब हमारे पास 2 लाख रखो और 20% SLR करो, अपने पास 2 लाख रखो, अब कितने बचे, 6 लाख। अब वो बस इतना ही दे सकता है। तो अगर रेट बढ़ाएगा, सिंपल है, अगर SLR की बात करेगा, SLR बढ़ाएगा तो तुम्हें ज़्यादा पैसा अपने पास डिपॉजिट के फॉर्म में रखना होगा, तो अब ज़्यादा पैसा तुम लेंड नहीं कर सकते, तो सप्लाई गिरेगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करता है? गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बेचता और खरीदता है। अगर वो कमर्शियल बैंक से कहेगा कि हम अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच रहे हैं, ले लो, तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? अपना पैसा उठा के सिक्योरिटीज को खरीदने में लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, पैसा उनके पास कम होगा, है ना। और अब वो सप्लाई भी कम ही कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन। और मान लो अगर रिजर्व बैंक ये कहे कि हम SLR को क्या कर, हम सिक्योरिटीज को, सॉरी नॉट SLR, हम जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको खरीदना चाहते हैं, तो क्या करेगा कमर्शियल बैंक? अपनी सिक्योरिटीज बेचेगा। जब वो अपनी सिक्योरिटी बेचेगा तो उसको सेंट्रल बैंक क्या करेगा? पैसा देगा। ज़्यादा ज़्यादा पैसा आएगा तो क्या करेगा कमर्शियल बैंक? अब ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग कर पाएगा। तो दोनों तरीके, अगर वो बेचेगा तो उसका पैसा वहां जाएगा, तो पैसा कम होगा तो सप्लाई कम होगी। अगर वो सेंट्रल बैंक उससे खरीदेगा, ठीक है, ये चीज याद रखना, खरीदेगा तो पैसा उसके पास ज्यादा आएगा, फिर वो ज्यादा ज्यादा बांट पाएगा। दोनों केस याद रखना। अगर RBI तुमसे सिक्योरिटी खरीदेगी तो तुम्हारी मनी सप्लाई बढ़ेगी क्योंकि तुम्हें वो पैसा दे देगी, और अगर वो अपनी सिक्योरिटी बेचेगी और तुम खरीदोगे उससे तो तुम्हारे पास मनी सप्लाई गिरेगी क्योंकि तुमने अपना पैसा खरीदने में लगा दिया ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है? रेगुलेट क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर विदाउट अफेक्टिंग द इंटायर इकोनॉमी। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो है वो पॉलिसी है, यूज की जाती है। इसमें क्या होता है कि कहा जाता है कि जो लोन है जो बैंक देंगे, कमर्शियल बैंक, वो सिर्फ सेलेक्टिव रीजंस को ही देंगे। मतलब जैसे कि हमें लग रहा है कि यार एग्रीकल्चर में लोन देना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे खेती बाड़ी होगी तो कंट्री ग्रो करेगी, इनको ज़्यादा दो, या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा दो। तो बैंक्स को ये कह दिया जाता है कि अगर ये सेक्टर्स आते हैं आप इनको लोन देंगे, और मान लो हमें है कि अभी बिजनेस में नहीं देना है उतना बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, हम बोलोगे अभी उनको नहीं देंगे आप। तो इस तरीके से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि सप्लाई किस दिशा में जाएगी, किस सेक्टर में ज़्यादा पैसा जाएगा और कहाँ पे नहीं जाएगा भी। तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल रेगुलेट करता है क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर विदाउट अफेक्टिंग द इंटायर इकोनॉमी। क्रेडिट कैन बी इंक्रीज और रिस्ट्रिक्टेड इन पर्टिकुलर सेक्टर एज नीडेड। जब भी हमें लगेगा इस सेक्टर में पैसा नहीं देना है लोन के फॉर्म में, तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट करवा देंगे, और लगेगा कि जहाँ पे देना है, इंकरेज हो, वहाँ पे हम कहेंगे कि आपको प्रोवाइड करना है कम रेट पे। तो इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, जिससे हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाली सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सकते हैं। तो ये हमने अंडरस्टैंड किया। आई होप आप समझ पाए होंगे। स्टिल कोई डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।